हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का दूसरा भाग करेंगे। पहला भाग हम पहले लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अब देखिए, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की कई सारी प्रमुख बातें, की फीचर्स या की वर्ड्स जो हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रोसेस जो होता है निर्माण का वो भी हम पहले ही कर चुके हैं, उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं और आगे जो छूट गई हैं कई सारी छोटी मोटी चीज़ें उनको भी डिस्कस करते हैं। देखिए, कीवर्ड्स जो हमने डिस्कस किए थे वो है एयर मास, वायु राशि। आपको याद होगा हमने वायु राशि के प्रकार भी किए थे लास्ट वीडियो में। वाताग्र, फ्रंट भी हमने किए थे। और फ्रंट में जो दो मेजर फ्रंट हैं, हालांकि फ्रंट्स तो और भी कई हैं, बट दो मेजर फ्रंट्स जो बनते हैं वो है कोल्ड फ्रंट और वार्म फ्रंट। इसे वाताग्र कहा जाता है। तो ये तो है शीत वाताग्र और ये है उष्ण वाताग्र। इनके सिंबल्स भी आपको याद होंगे, ये ब्लू ट्राइंगल एंड ये वाला जो सेमी सर्कल है रेड कलर का। उसके अलावा वृत्तांश या सेक्टर के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। दो तरह के सेक्टर्स होते हैं टेम्परेट साइक्लोन में, एक तो कोल्ड सेक्टर और एक वार्म सेक्टर, शीत वृत्तांश और उष्ण वृत्तांश। और जब भी कहीं पर किसी भी क्षेत्र में चक्रवात आता है तो ये सारी चीजें एक के बाद एक होती हैं या एक के बाद एक, ये एक एक भाग उस स्थान पर आता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है और इसकी तरफ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ रहा है, या इस स्थान पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अगर आ रहा है, तो चक्रवात के आगमन के समय कौन कौन सा भाग पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा और क्या सीक्वेंस रहेगा वो भी डिस्कस करते हैं। देखिए, आपको याद होगा ये डायग्राम, इस डायग्राम में ये है वार्म फ्रंट या फिर इसे उष्ण वाताग्र कहते हैं, जिसमें वायु जो है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है, विभिन्न प्रकार के बादल बनते हैं और प्रभामंडल बनता है सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर। और वार्म फ्रंट जो है उसके ठीक आगे कोल्ड सेक्टर है जहाँ पे ठंडी वायु है, ये शीत वृत्तांश है जहाँ यहाँ ठंडी वायु स्थित है। और वार्म फ्रंट के ठीक पास में यहाँ है ये वार्म सेक्टर या फिर उष्ण वृत्तांश। और ये उष्ण वृत्तांश अगर आपको याद है तो अधिविष्ट ऑक्लूडेड फ्रंट जब बनता है तब ये उष्ण वृत्तांश बिल्कुल कम हो जाता है, वार्म सेक्टर का एरिया बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं दोनों फ्रंट्स, इसलिए वार्म सेक्टर का एरिया बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है कोल्ड सेक्टर। कोल्ड सेक्टर से ठीक पहले यहाँ पर कोल्ड फ्रंट देखने को मिलता है या शीत वाताग्र जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ वायु बहुत तेज गति से, तीव्र गति से ऊपर उठती है, ठंडी वायु गर्म वायु को काफी तेजी से ऊपर की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से जो बादल बनते हैं वो है क्यूमुलोनिम्बस। आपको याद होगा कपासी वर्षा में, जिससे भारी वर्षा और तड़ित जंजा या थंडरस्टॉर्म आते हैं। अब मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्थान पर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का आगमन होता है या टेम्परेट साइक्लोन अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर रीजन, तो सबसे पहले इस प्लेस पे जो पहुंचेगा वो पहुंचेगा कोल्ड सेक्टर। बिकॉज इफ यू सी, ये सबसे पहला भाग है और चक्रवात का ये सबसे पहला भाग ही सबसे पहले उस स्थान पे पहुंचेगा, तो सबसे पहले कोल्ड सेक्टर अप्रोच करता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे। जब कोल्ड सेक्टर अप्रोच करता है या शीत वृत्तांश पहुंचता है तो ठंडी वायु जो है उसमें बिल्कुल शांत परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, जिसे हम कहते हैं प्रति चक्रवाती परिस्थितियां। शांत परिस्थितियां मतलब प्रति चक्रवाती, वायुमंडलीय स्थायित्व है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी है, कोल्ड एयर है, कोई बारिश आंधी तूफान कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले इस स्थान पर ये शांत ठंडी वायु पहुंचेगी, जिसे हम कहते हैं प्रति चक्रवाती स्थिति या एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनेगी। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनने के बाद फिर ये जो चक्रवात है साइक्लोन, ये और आगे बढ़ेगा। तो दूसरी चीज या दूसरा जो भाग है चक्रवात का जो पहुंचेगा उस स्थान पे वो है वार्म फ्रंट, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले कोल्ड सेक्टर, उसके बाद पहुंचेगा ये वार्म फ्रंट। क्योंकि अगर पूरे चक्रवात के निर्माण को देखें तो इसमें ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग, तीसरा भाग है ये वार्म सेक्टर, चौथा भाग है कोल्ड सेक्टर। तो जैसे ही इस स्थान से कोल्ड सेक्टर गुजरता है उसके बाद आ जाता है वार्म फ्रंट या उष्ण वाताग्र। उष्ण वाताग्र जैसे ही उस स्थान पर आता है तो वहां होने लगती है वर्षा, परंतु ये वर्षा धीमी गति से होगी और लंबे समय तक होगी। उसके बाद वार्म फ्रंट या उष्ण वाताग्र गुजरने के बाद आता है वार्म सेक्टर या फिर उष्ण वृत्तांश। उष्ण वृत्तांश के समय सामान्य सी मौसम परिस्थितियां होती है, नॉर्मल वेदर कंडीशंस, कोई खास बारिश वारिश और इतना नहीं हो रही होती है। उसके बाद पहुंचता है उस स्थान पर कोल्ड फ्रंट, जो कि तीसरा भाग है, 1 2 3, ये तीसरा भाग, चौथा भाग, ये तीसरा, ये चौथा।
हाँ, तो ये चौथा भाग पहुंचता है वहां पर। और ये कोल्ड फ्रंट जब पहुंचता है, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, तेजी से वायु ऊपर उठती है। गर्म वायु तेजी से ऊपर उठने के कारण क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं या कपासी वर्षा में, जिसके कारण होती है तड़ित झंझा। तो थंडरस्टॉर्म जो है वो आएंगे जब भी कोल्ड फ्रंट गुजरेगा किसी भी पर्टिकुलर प्लेस से। कोल्ड फ्रंट के बाद सीधा आ जाता है कोल्ड सेक्टर। कोल्ड सेक्टर वाले क्षेत्र में वही ठंडी वायु होगी। ठंडी और शांत वायु के कारण प्रति चक्रवाती स्थिति देखने को मिलती है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस, नो रेनफॉल, नो थंडरस्टॉर्म, ओनली काम कंडीशंस आर देयर। सो एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो आप नोटिस करेंगे, जब भी कहीं टेम्परेट साइक्लोन आता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो उसके आगमन पर पहले और उसके अंतिम अवस्था में प्रति चक्रवात की स्थिति बनती है। एंटी साइक्लोन आता है साइक्लोनिक कंडीशंस बनने से पहले, और साइक्लोनिक कंडीशंस खत्म हो जाती है उसके बाद भी एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस या प्रति चक्रवाती स्थिति बनती है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के प्रारंभ और अंतिम अवस्था में या खत्म होने के बाद चक्रवात के प्रति चक्रवात की स्थिति बनती है। तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों ही फेजेस में एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं। अब ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था 35 डिग्री से 65 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में बनते हैं, और इसीलिए इन टेम्परेट साइक्लोन्स को मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स भी कहा जाता है, मध्य अक्षांशीय चक्रवात। उसके अलावा क्योंकि इन चक्रवातों के निर्माण के दौरान विभिन्न प्रकार के फ्रंट्स बनते हैं, वाताग्र बनते हैं, इसीलिए इन चक्रवातों को वाताग्री चक्रवात या फ्रंटल साइक्लोन्स भी कहा जाता है। उसके अलावा ये ट्रॉपिकल रीजन के ऊपर बनते हैं, बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन, सो दे आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, या फिर इन्हें बाहरी उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहा जाता है। तो ये इसकी विभिन्न नाम हैं। अब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इस शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को प्रभावित करती है, वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे, जिसमें ये पहला पॉइंट है कोरियोलिस फोर्स। जैसा कि बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में और अदर वीडियोस वगैरह में। सो कोरियोलिस फोर्स जो है, ये एक ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से साइक्लोन्स बनते हैं। चक्रवात बनते ही नहीं अगर कोरियोलिस बल नहीं होता तो। और ये कोरियोलिस बल किसके कारण बनता है, आपको याद होगा किसके कारण बनता है? रोटेशन या पृथ्वी के घूर्णन के कारण। रोटेशन की वजह से जो कोरियोलिस फोर्स बनता है, उसमें जो भी वायु या मुक्त रूप से गति कर रही वस्तुएं होती हैं, वो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में वो मुड़ती हैं बाईं ओर। All the freely moving objects turn towards the right of their particular direction and towards in northern hemisphere and towards left in southern hemisphere. So ये है northern hemisphere, ये southern hemisphere। उत्तरी गोलार्ध में राइट साइड में मुड़ जाती है वायु वगैरह, और दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट साइड में। और इसी राइट और लेफ्ट के कारण साइक्लोन जो है चक्रवात की दिशा निर्धारित होती है। कोरियोलिस बल उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर लगता है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा होती है एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपको पता है, क्योंकि लो प्रेशर के चारों तरफ जब हाई प्रेशर रीजन से एयर आती है तो कोरियोलिस बल के कारण वो घूम जाती है, और उत्तरी गोलार्ध में वो घूमेगी अपनी डायरेक्शन के राइट साइड में, आपके या मेरे राइट साइड में नहीं, अपनी डायरेक्शन के राइट साइड में। सो जब ये हर एक ब्रांच राइट साइड में मुड़ेगी तो इसका जो साइक्लोनिक मोशन है, चक्रवाती गतिविधि, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होने लगेगी। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, चाहे वो टेम्परेट साइक्लोन हो चाहे वो ट्रॉपिकल साइक्लोन हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में लगता है कोरियोलिस बल, इसीलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है चक्रवात, चाहे वो उष्ण हो चाहे वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो कोरियोलिस बल का प्रभाव रहता है। कोरियोलिस बल के अलावा ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बन रहे हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, टेम्परेट रीजन्स में बन रहे हैं। और टेम्परेट रीजन्स में कौन सी विंड्स प्रभावी होती हैं? आपको याद होगा वेस्टलीज, पछुआ पवने। और इसी वजह से ये चक्रवात पश्चिम से गति करते हैं और पूर्व की ओर जाते हैं। तो वेस्टलीज के इम्पैक्ट के अंतर्गत पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमेशा गति करते हैं पश्चिम से पूरब की ओर।
वेस्ट से ईस्ट की तरफ। आपको याद होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ट्रेड विंड्स के जोन में होते हैं या फिर व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में, और इसीलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात वो मूव करते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर। अब देखिए चक्रवातों में वेस्टर्लीज का प्रभाव तो है जो इनकी दिशा निर्धारित कर रहा है, उसके अलावा प्रभाव रहता है जेट स्ट्रीम्स का। और जेट स्ट्रीम जो है ये भी चलती है पश्चिम से पूर्व की तरफ, बट ये जेट स्ट्रीम नीचे सतह पर नहीं चल रही है, पछुआ पवनें तो चल रही है सतह पर वेस्ट से ईस्ट की तरफ, जबकि ये जेट स्ट्रीम जो है ये हायर एटमॉस्फेयर में चल रही है, उच्च वायुमंडल में, और ये भी चल रही है पश्चिम से पूर्व की तरफ। चक्रवात जब बनता है तो एयर मासेस के मिलने से बनता है, और ये एयर मासेस बहुत बड़े ह्यूज होते हैं और इनका वर्टिकल एक्सटेंशन भी बहुत ज्यादा होता है, नीचे सतह से लेकर ऊपर तक काफी विस्तृत होते हैं। और ये चक्रवात जब ये घूमना शुरू करते हैं एयर मासेस, तो उन एयर मासेस को जिनका वर्टिकल एक्सटेंशन भी है, उन एयर मासेस और फ्रंट्स को जेट स्ट्रीम्स अपने साथ आगे ले जाती है और पश्चिम से पूर्व की तरफ लेकर जाती है। तो जेट स्ट्रीम्स जो हैं ये भी चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की ओर लेके जाती हैं। पछुआ पवनों में जेट स्ट्रीम्स में फर्क ये है कि जेट स्ट्रीम चल रही है हायर एटमॉस्फेयर में या उच्च वायुमंडल में, हायर एटमॉस्फेयर में। और ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये चलती कहाँ हैं? ये जेट स्ट्रीम्स मेनली चलती हैं 30 डिग्री लैटिट्यूड के 30 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर उच्च वायुमंडल में, और 60 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्र के ऊपर, लगभग 30 और 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर। और उच्च वायुमंडल में ये जो जेट स्ट्रीम चलती है ये समदाब रेखाओं के आइसोबार लाइंस के बिल्कुल पैरेलल मूव करती है, और जब ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है और टेम्परेट साइक्लोन्स बनते हैं टेम्परेट रीजन्स में, तो इन्हीं में से एक चक्रवात का प्रभाव इंडिया की तरफ भी आता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है मेडिटेरेनियन रीजन में जो भी साइक्लोन्स बनते हैं वो सीधा इंडिया की तरफ आते हैं। जैसा कि आपको ध्यान है ये अफ्रीका, ये इटली, ग्रीस, एंड देन दिस इज रेड सी, ये इंडिया। तो जब यहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं मेडिटेरेनियन सी रीजन में, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, तो जेट स्ट्रीम जो उच्च वायुमंडल में चलती है, यहाँ बनने वाले चक्रवातों को जेट स्ट्रीम अपने साथ लेकर आती है इंडिया की तरफ, और इंडिया का ये जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, उत्तर पश्चिमी भाग, यहाँ शीत ऋतु के दौरान वर्षा प्राप्त होती है, और ये वर्षा जो है ये कहलाती है मावट। और इस पूरी परिघटना को, जिसमें जेट स्ट्रीम्स पश्चिम से पूर्व की ओर इन चक्रवाती गतिविधियों को लेकर आ रही है और भारत तक पहुंचा रही है, इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, या इसको कह सकते हैं पश्चिमी विक्षोभ। सो ये पश्चिमी विक्षोभ जो भारत में आता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, ये मेनली टेम्परेट साइक्लोन्स हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इन टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से विंटर सीजन में थोड़ी बहुत रेनफॉल रिसीव होती है। सो ये है छोटी मोटी चीजें जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से रिलेटेड हम लास्ट वीडियो में नहीं कर पाए थे वो चीजें। अब ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं, इन टेम्परेट साइक्लोन्स में आइसोबार लाइंस या समदाब रेखाएं किस आकार की होती है वो देखिए। जैसा कि आपको याद होगा जब लास्ट वीडियो में हमने किया था, जब पोलर कोल्ड फ्रंट, कोल्ड सेक्टर या कोल्ड एयर मास, शीत वायु राशि आकर मिलती है उष्ण या वार्म एयर मास से, तो इनके मिलने से शुरू में तो दोनों के बीच में बस कांटेक्ट होता है, पैरेलल मूव करते हैं समानांतर, उसके बाद दोनों एक दूसरे के एरिया की तरफ या एक दूसरे के क्षेत्र में दाखिल होने लगते हैं या एंटर करने लगते हैं। जब ये एनक्रोचमेंट शुरू होता है तब जाके फ्रंट्स बनते हैं, और ये वार्म वाली एयर जो है ये इस तरह से कोल्ड एयर की तरफ गति करती है। जब ये गर्म वायु ठंडी वायु की तरफ गति करती है तो क्योंकि ठंडी वायु भारी होती है तो वो सतह पर रह जाती है और गर्म वायु उसके ऊपर उठती है। गर्म वायु के ऊपर उठने से बनता है नीचे सतह पर निम्न दाब, लो प्रेशर। उस लो प्रेशर के चारों ओर ये एयर मास में जो भी एयर है वो घूमने लगती है, तो उससे बनता है इस तरह का लो प्रेशर। तो देखिए लो प्रेशर है,
टेम्परेट साइक्लोन में, और इस लो प्रेशर के चारों तरफ वायु घूम रही है। और जब इस तरह से स्थिति होती है तो समदाब रेखाएं, समदाब रेखा होती है समान दाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा। समदाब रेखाएं कुछ इस प्रकार बनती हैं, जो कि आपको यहाँ पे लगभग यू आकार की दिख रही है। ये यू शेप की आइसोबार लाइंस बनती हैं, और जैसा आपको दिख रहा है यहाँ लो प्रेशर के आसपास 992 MB की, उसके बाद 996 MB, उसके बाद 1000 MB, इस तरह की आइसोबार लाइंस बनती हैं। और हाई प्रेशर से विंड्स एंटर करने की कोशिश करती है लो प्रेशर की तरफ, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आते वक्त उनके ऊपर प्रभावी हो जाता है कोरियोलिस फोर्स। अब ये साइक्लोनिक मोशन जब हो रहा है लो प्रेशर की तरफ, जब विंड्स आ रही है, तो यहाँ पे अगर आप, ये कोल्ड फ्रंट है, इस कोल्ड फ्रंट वाले क्षेत्र की तरफ आने वाली पवनों को अगर नोटिस करें आप, तो ये आ रही है नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन से। सो कोल्ड फ्रंट की तरफ वायु आ रही है उत्तर पश्चिमी दिशा से। वार्म फ्रंट जो है, उष्ण वातावरण, उसकी तरफ वायु आ रही है साउथ वेस्ट डायरेक्शन से। इसका डायरेक्शन देखिए साउथ वेस्ट से। सो कुल मिला के शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में समदाब रेखाएं जो होती हैं, आइसोबार लाइंस, उनका शेप होता है यू आकार का। ये भले ये उल्टा यू हो, इस तरह से लगभग यू आकार की होती है समदाब रेखाएं। और इस टेम्परेट साइक्लोन को अगर देखें आप, तो इसका आकार ये है, जो आपको यहाँ वी के जैसा दिख रहा होगा। तो ये इस तरह से वी आकार का होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिसको हम कह सकते हैं इन्वर्टेड वी या उल्टे वी के आकार का होता है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो टेम्परेट साइक्लोन की दो और चीजें जो आपने यहाँ देखी, समदाब रेखाएं यू आकार की बनती हैं, और ये चक्रवात जो है ये इन्वर्टेड वी शेप का होता है, ये उल्टा वी आकार का होता है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें थी टेम्परेट साइक्लोन से रिलेटेड। ट्रॉपिकल साइक्लोन हम मोस्टली सभी बैचेस में कर चुके हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अभी हम डिफरेंसेस देखेंगे, दोनों में अंतर क्या है उनको देखेंगे। तो अब देखिए डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय चक्रवात में। आई होप आपको याद होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हम क्लास में कर चुके हैं। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो नाम से ही पता चलता है ऑब्वियसली ट्रॉपिकल जोन में बनते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज में। सो यहाँ पे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषताएं देखेंगे, और यहाँ शीतोष्ण टेम्परेट। सबसे पहला जो इनके बीच में अंतर है वो है दोनों का बनने का स्थान जोन ही अलग है। स्पेशली जैसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात को आप देखें, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये लगभग 10 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड के बीच बनता है, अक्षांश के बीच बनता है। हालांकि विषुवत रेखीय क्षेत्र को छोड़कर, इक्वेटोरियल रीजन को छोड़कर, बाकी जो गर्म क्षेत्र है वहां ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। और मोस्टली इक्वेटोरियल रीजन हम 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ के बीच में देखते हैं। तो बेसिकली 5 डिग्री से बनना शुरू हो जाता है, बट 5 से 10 के बीच में इतना अधिक नहीं बनता है जितना 10 से 30 डिग्री लैटिट्यूड अक्षांश के बीच बनता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात 10 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच बनता है, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये बनता है 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच में। ये तो इनका डिग्री हो गई। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये थर्मल ओरिजिन के होते हैं, या फिर आप इनको कह सकते हैं तापजन्य होते हैं। जबकि ये जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये डायनेमिक होते हैं, डायनेमिक ओरिजिन वाले होते हैं, ये अभी डिस्कस करेंगे। ये गतिक जन्य होते हैं। अब गतिक जन्य और तापजन्य चक्रवात,
ये कैसे? तापजन्य चक्रवात इसलिए क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात तब बनते हैं जब ट्रॉपिकल ओशंस में टेम्परेचर एटलीस्ट 27 डिग्री सेल्सियस होता है और कोई द्वीपीय क्षेत्र काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, वहां बनता है इंटेंस लो प्रेशर और चारों तरफ से महासागरीय क्षेत्र से पवनें आती हैं उस लो प्रेशर की तरफ और गोल घूमने लगती हैं। तो टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से बनते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। जबकि ये टेम्परेट साइक्लोन्स जो हैं ये डायनेमिक नेचर के इसलिए है क्योंकि ये एयर मासेस के मूवमेंट की वजह से बन रहे हैं और विंटर सीजन में बन रहे हैं। यहाँ जो लो प्रेशर क्रिएट हुआ है ये टेम्परेचर की वजह से नहीं हुआ है, ये बेसिकली हुआ है क्योंकि वार्म एयर जो है वो कोल्ड एयर के ऊपर गति करना शुरू कर देती है। तो एयर मासेस की या वायु राशियों की गति के कारण ये चक्रवात बनते हैं, इसलिए इसको गतिक जन्य कहा जाता है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये मोस्टली ट्रॉपिकल ओशंस में बनते हैं या उष्णकटिबंधीय महासागरीय क्षेत्र में या महासागर में बनते हैं जहां टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। जबकि ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स हैं इनमें ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये ओशन में बनेंगे या फिर ये कॉन्टिनेंटल लैंड मास में बनेंगे। ये महासागरीय क्षेत्र में भी बनते हैं टेम्परेट साइक्लोन्स और महाद्वीपीय क्षेत्र में भी बनते हैं। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात स्थल पे भी बन सकते हैं और जल में भी बन सकते हैं, स्थल और जल दोनों में। दैट मीन्स कॉन्टिनेंट्स और ओशंस दोनों में बन सकते हैं। और अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनमें इनका जो विस्तार है या इनका जो समय है कितनी अवधि तक रहते हैं तो दोनों का ड्यूरेशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। ये लगभग 1 हफ्ते तक इसका लाइफ साइकिल रहता है, 1 हफ्ते में भी बनता है महासागरीय क्षेत्र में और महाद्वीपों के तट पर आकर टकराता है, भारी वर्षा करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात और अंत में ये समाप्त हो जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स पर पहुंचने के बाद बिल्कुल ओवर हो जाते हैं। जबकि ये टेम्परेट साइक्लोन्स काफी लंबे समय तक बने रहते हैं, आप कह सकते हैं 2 से 3 हफ्तों तक इनका प्रभाव बना रहता है। तो लाइफ साइकिल इसकी ज्यादा लंबी है जबकि इसकी लाइफ साइकिल जो है वो थोड़ी कम है। अब ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये मोस्टली बनते हैं लेट समर में या आप कह सकते हैं ग्रीष्म ऋतु के अंतिम अवस्था में या आप शरद ऋतु कह सकते हैं। जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी में हमने कई बार डिस्कस किया है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में ज्यादातर साइक्लोन बनते हैं इंडिया में। सो ये लेट समर है, शरद ऋतु ऑटम सीजन वाला टाइम। सो ग्रीष्म ऋतु के अंतिम अवस्था में ये चक्रवात ज्यादा बनते हैं और ये वाले जो साइक्लोन्स हैं ये मोस्टली शीत ऋतु में बनते हैं, विंटर सीजन में बनते हैं ज्यादातर। अब दोनों चक्रवातों के बेसिक जो पॉइंट्स हैं वो तो हमने देख लिए। उसके अलावा आप संरचना की बात करें, अगर संरचना में आप देखेंगे कि आपको याद होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात में इस तरह से एक लो प्रेशर क्रिएट होता है आइलैंड्स के ऊपर जहां पे वायु चक्रवात गति करते हुए ऊपर उठती है। इस लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ और लो प्रेशर सेंटर के चारों तरफ जो ये वायु ऊपर उठ रही है इसकी वायु के किनारे वाले क्षेत्र में ही बादल, वर्षा सब कुछ होता है और ये किनारे वाला क्षेत्र जो है ये कहलाता है चक्रवात की दीवार या वॉल ऑफ साइक्लोन। और इसका जो आंतरिक भाग है अंदर वाला जिसमें कुछ नहीं हो रहा, जिसके चारों तरफ वायु गोल घूम रही है, ये लो प्रेशर वाला क्षेत्र कहलाता है चक्रवात की आंख। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की संरचना या स्ट्रक्चर में बेसिकली इन्वॉल्व है दीवार और आंख वाला क्षेत्र, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं इनकी संरचना में इंक्लूडेड है फ्रंट्स, वाताग्र और वृत्तांश। वाताग्र, फ्रंट, सेक्टर ये सब इस साइक्लोन का पार्ट है। तो दोनों की जो संरचना है, स्ट्रक्चर, उसी में डिफरेंस है। उसमें तो फ्रंट्स बनते हैं जबकि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कोई फ्रंट्स नहीं बनते हैं। चक्रवात की दीवार और आंख का निर्माण होता है। वॉल एंड आई ऑफ साइक्लोन इज फॉर्म्ड। अब देखिए गति की अगर बात करें, गति या स्पीड, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं उनकी स्पीड लगभग 100 to 250 किलोमीटर पर आवर होती है,
काफी ज्यादा स्पीड में टेम्परेट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स उष्णकटिबंधीय चक्रवात बनते हैं। 100 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है। इनकी गति जो है थोड़ी कम होती है, इनकी स्पीड लगभग 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की। गति के बाद अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो टेम्परेट साइक्लोन्स को एनर्जी किससे मिलती है? याद होगा आपको, लेटेंट हीट से मिलती है या गुप्त ऊष्मा से। संघनन की गुप्त ऊष्मा जो है उससे उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन की वजह से इन्हें एनर्जी मिलती है और इसी वजह से ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स तब तक बने रहते हैं जब तक ट्रॉपिकल ओशंस में इन्हें मॉइस्चर मिलता रहता है, जब तक कंडेंसेशन या संघनन की क्रिया होती रहती है, क्योंकि तभी तक उनको गुप्त ऊष्मा मिल पाती है। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो एनर्जी सोर्स है वो लेटेंट हीट है, गुप्त ऊष्मा, जबकि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन्स को एनर्जी मिलती है जो दोनों एयर मासेस होते हैं, कोल्ड और वार्म, उनके बीच में जो डेंसिटी का डिफरेंस है या घनत्व में जो अंतर है उसके कारण इनको ऊर्जा मिलती है। सो घनत्व में अंतर एक मुख्य कारण है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये तो कुछ बेसिक हुए अंतर, डिफरेंसेस, आगे हम और डिस्कस करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट और डिफरेंसेस जो हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब जो अगला डिफरेंस है वो है दोनों के व्यास, या आप कह सकते हैं डायमीटर, या कितना एरिया ये कवर करते हैं उसके बीच में। ये जो ट्रॉपिकल ओशंस होते हैं इनका डायमीटर लगभग 100 किलोमीटर से लेकर ज्यादा से ज्यादा 500 किलोमीटर के आसपास तक हो सकता है, 100 से 500 किलोमीटर। जबकि टेम्परेट साइक्लोन्स जो होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ये काफी ज्यादा बड़े होते हैं, काफी ह्यूज एरिया को प्रभावित करते हैं और इसीलिए इनका व्यास भी ज्यादा होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन्स का जो डायमीटर है, व्यास, वो लगभग 1000 से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है। काफी बड़े एरिया को प्रभावित करते हैं ये। अब व्यास के बाद यदि हम इनके आकार की बात करें, शेप की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं इनका आकार यदि देखा जाए तो इसमें इस तरह से एक लो प्रेशर बनता है ओशनिक रीजन में, उसके चारों तरफ वायु गोल घूमती है। तो लगभग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो शेप होता है वो सर्कुलर होता है, मोस्टली सर्कुलर होता है या इलिप्टिकल भी हो सकता है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का वृत्ताकार शेप के होते हैं, वृत्ताकार मतलब गोल होते हैं, या फिर दीर्घ वृत्ताकार या फिर अंडाकार भी होता है कभी कभी। तो ये इस तरह से गोल आपको साइक्लोन्स मिलेंगे जिसमें ये एयर इस तरह से ऊपर उठती है। तो इनका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का इस तरह से शेप होता है। जबकि ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स है इनका अगर शेप देखें तो ये इन्वर्टेड वी शेप के होते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जब कोल्ड और वार्म फ्रंट मिलते हैं तो लगभग एक उल्टे वी आकार, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा का जो वी है उसका इन्वर्टेड फॉर्म शेप में देखने को मिलता है, जैसा अभी हमने बनाया था। ये कोल्ड फ्रंट, ये वार्म फ्रंट और ये शेप वी। सो इस तरह से ये इन्वर्टेड वी आकार के होते हैं। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इन उष्णकटिबंधीय चक्रवात में जो समदाब रेखाएं होती हैं, समदाब रेखाएं या इनको आइसोबार लाइंस कह सकते हैं, ये आइसोबार लाइंस लगभग इस तरह से गोल होती हैं, लगभग सर्कुलर फॉर्म की होती है। तो आइसोबार लाइंस का शेप जो है वो भी सर्कुलर होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में, जैसे ये 992 MB, 994 MB, 996 MB। सो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म की होती है आइसोबार लाइंस। जबकि टेम्परेट साइक्लोन्स में, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में, आइसोबार लाइंस का जो शेप होता है ये लगभग यू आकार का होता है। जैसा कि अभी हमने कुछ समय पहले जो देखा था डायग्राम, उसमें आपने देखा होगा इस तरह से यू आकार की होती है। 992, 996 एंड 1000 MB। सो इस तरह से इसमें जो आइसोबार समदाब रेखाएं होती है वो यू आकार की होती हैं। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हो गए। अब आगे और डिफरेंसेस भी देखते हैं इनके बीच में।
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये जब भी कहीं बनते हैं तो ट्रॉपिकल जोन में बनेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बनेंगे। क्षेत्रों में जो पवने प्रभावी होती है विंड्स, वो पवने आपको ध्यान होगा कौन सी होती हैं, व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवनों के प्रभाव में होते हैं, ट्रेड विंड्स के इन्फ्लुएंस में होते हैं। और व्यापारिक पवनों के प्रभाव के कारण हमेशा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं ये मूव करते हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन भी क्या होता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो ये चक्रवात पूर्व से पश्चिम की तरफ गति करते हैं, जबकि ये वाले जो चक्रवात हैं ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बने होते हैं और टेम्परेट जोन में वेस्टर्लीज या पछुआ पवने काफी ज्यादा प्रभावी होती है और वेस्टर्लीज के प्रभाव के कारण ये चक्रवात जाते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो दोनों अलग अलग विंड्स के इन्फ्लुएंस में है, दोनों का डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफरेंट है। और अब जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनके ऊपर जेट स्ट्रीम का कोई प्रभाव नहीं होता है। जेट स्ट्रीम्स जो उच्च वायुमंडल में चलने वाली पवनें, उनका प्रभाव इन पर नहीं होता, जबकि टेम्परेट साइक्लोन्स जो है इनके ऊपर जेट स्ट्रीम का प्रभाव होता है। जेट स्ट्रीम इन चक्रवातों को पश्चिम से पूर्व की ओर लेकर जाती हैं, इसीलिए भारत में पश्चिमी विक्षोभ होता है या पश्चिमी विक्षोभ की घटना होती है, जिसके कारण मावठ वर्षा प्राप्त होती है। तो इन पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव नहीं है, इन पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव है। बादल की अगर बात करें, क्लाउड्स, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हैं इनमें जो क्लाउड्स बनते हैं वो बनते हैं क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। सो ये क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं इनको हिंदी में कह सकते हैं हम कपासी वर्षा मेघ। सो इन कपासी वर्षा मेघ से काफी भारी बारिश होती है कम समय में। यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वाले जोन में कपासी वर्षा मेघ या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं, जबकि अगर टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करें तो इसमें दो अलग अलग फ्रंट्स होते हैं, एक वार्म फ्रंट और एक कोल्ड फ्रंट। वार्म फ्रंट पे सभी प्रकार के बादल बनते हैं, स्तरी मेघ की बात करें या क्यूमुलोनिम्बस या फिर सिरस क्लाउड्स, पक्षाभ मेघ, हर तरह के बादल इस वाले वार्म वाले फ्रंट पे बनते हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड, विभिन्न प्रकार के बादल बनते हैं और इन बादलों के कारण हेलो इफेक्ट भी होता है, या हम इसको हेलो इफेक्ट को कह सकते हैं प्रभामंडल भी बनता है। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल का निर्माण होता है। इस तरह का कोई प्रभामंडल ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की स्थिति में नहीं बनता है, ना ही कोई प्रभामंडल या बादल इनके आगमन की सूचना देते। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के अराइवल का कोई इंडिकेशन नहीं मिलता है क्लाउड्स के थ्रू, जबकि टेम्परेट साइक्लोन्स के अराइवल का इंडिकेशन मिलता है क्लाउड्स के थ्रू, हेलो इफेक्ट के थ्रू। और अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में और टेम्परेट में और भी कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। देखिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है इनमें जो रेनफॉल होती है, वर्षा, वो कम समय के लिए होती है बट बहुत भारी वर्षा होती है। हैवी रेन फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और कम समय में होने वाली भारी वर्षा बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है इनमें भारी वर्षा होती है, जबकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है इनमें कोल्ड फ्रंट में तो भारी वर्षा होती है, बट जहां वार्म फ्रंट होता है वहां काफी मॉडरेट रेनफॉल होती है, मध्यम तीव्रता की वर्षा होती है। तो यहाँ टेम्परेट साइक्लोन वाले जोन में मॉडरेट रेनफॉल होती है टेम्परेट साइक्लोन्स के कारण मोस्टली, या मीडियम वर्षा होती है, मध्यम वर्षा, इतनी ज्यादा तेज नहीं होती है, लंबे समय के लिए होती है, जो कि थोड़ा बहुत ठीक है। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की अगर बात करें तो ये काफी ज्यादा विनाशकारी है, डिस्ट्रक्टिव बहुत ज्यादा है। और डिस्ट्रक्टिव विनाशकारी इसलिए है क्योंकि इनमें पवनों की गति भी बहुत तेज है, चक्रवात की गति स्पीड भी बहुत तेज है चक्रवात की, और स्पीड तेज होने के साथ साथ वर्षा भी काफी भारी है। हेवी रेन और हाई स्पीड विंड्स की वजह से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विनाश या डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा करते हैं, जबकि टेम्परेट साइक्लोन्स जो है इनकी स्पीड मीडियम सी है, रेनफॉल भी इतनी ज़्यादा इंटेंस नहीं हो रही है, इसीलिए इनका जो डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट है या विनाशकारी प्रभाव है वो कम पड़ता है।
सो इनसे विनाश थोड़ा कम होगा। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इनके आगमन की कोई सूचना हमें नहीं मिलती है, ना तो बादलों के द्वारा, ना ही कोई प्रतिचक्रवाती स्थिति के द्वारा। तो इन चक्रवातों के आगमन से पहले और खत्म होने तक कोई एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस नहीं बनती है, प्रतिचक्रवात नहीं बनेंगे। एंटी साइक्लोन्स आर नॉट फॉर्म्ड। जबकि इन टेम्परेट साइक्लोन्स के अराइवल से पहले और एंडिंग फेज के बाद एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस बनती हैं या फिर प्रति चक्रवाती स्थिति बनती है, चक्रवात बनते हैं। दोनों में टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में काफी डिफरेंसेस हैं, और स्पेशली दोनों के प्रोसेसेस अगर आपको पता हो, निर्माण की प्रक्रिया आपको पता हो, तो आपको पता होगा कि दोनों के बनने के प्रोसेस में ही काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बीच में। आई होप आपको समझ आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।